Good morning, students. I hope you all are fine. Welcome back, you all, in a social studies class. Today, I am going to discuss with you chapter number 3 in history, the countryside under the company's rule. Right? The company becomes Diwan. Here, the company is East India Company, English East India Company. Right? The company becomes Diwan. Company becomes minister. Diwan means minister ban gayi thi, right? The Diwani of Bengal, Bihar and Orissa was granted to the English East India Company on 12th August 1765 by the Mughal Emperor Shah Alam II. दीवानी ऑफ बंगाल बिहार, जो दीवानी थी बिहार की, बंगाल की एंड उड़ीसा की, वो ग्रांट कर दी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को. कब? ऑन 12th अगस्त 1765 को, बाय द मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड. राइट? थ्रू द दीवानी इट सिक्योर, दीवानी के थ्रू उन्होंने सिक्योर कर लिया था राइट कि कलेक्ट करें रेवेन्यू ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा. दस इट कंट्रोल ओवर द बंगाल, और फिर उन्होंने क्या करा, कंट्रोल कर लिया एक लीगलाइज्ड वे में बंगाल के ऊपर. एंड द रेवेन्यूज ऑफ द मोस्ट प्रॉस्पेरस ऑफ द इंडियन प्रोविंस प्लेस्ड एट इट कमांड, उनकी कमांड में आ गए थे. राइट? रॉबर्ट क्लाइव जो थे, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार भी एंड उड़ीसा फ्रॉम द मुगल रूलर से इन 1765 में. राइट? नाउ एज चीफ, जो चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर थे ऑफ लैंड के अंडर देयर कंट्रोल, वो उनके कंट्रोल में आ गए थे. एंड द कंपनी ने क्या करा, डिसाइड कर दिया कि इंक्रीज करे रेवेन्यू रिसोर्सेज. क्यों? ताकि वो मीट कर सके अपनी ग्रोइंग एक्सपेंसेस कंपनी. राइट? जैसे जैसे टाइम बीतता गया, कंपनी ने लर्न किया कि इट हैड टू मूव वेरी केयरफुल, उसको बहुत केयरफुली मूव करना पड़ेगा. Since they are a foreign power and they had to pacify those who in past had ruled the countryside and enjoyed authority and prestige. And those who had a local power, जिनके पास local power थी, were to be controlled, उनको भी control किया गया था. And but not entirely eliminate नहीं किया गया था, उनको हटाया नहीं गया था. So in this chapter we will read about how the company came to rule the countryside and organize the revenue resources, produce the crops it wanted. Right? Sources of revenues फॉर द कंपनी. कंपनी के अब क्या क्या सोर्सेज थे रेवेन्यू के लिए, मतलब कहाँ कहाँ से उसको पैसा रेवेन्यू मिलेगा. द कंपनी वांटेड टू इंक्रीज इट्स रेवेन्यू विदाउट सेटिंग अप एनी फिक्स सिस्टम ऑफ असेसमेंट एंड कलेक्शन. कंपनी क्या चाहती थी, इंक्रीज करना चाहती थी अपना रेवेन्यू बिना सेटिंग अप करे एक फिक्स सिस्टम ऑफ असेसमेंट और कलेक्शन. एंड दे ट्राई टू एक्सप्लोर, और उन्होंने ट्राई करते गए, लगातार निरंतर प्रयास करते गए एक्सप्लॉइट करने के लिए इंडियन ट्रेडर्स को, कि बाय बाइंग द कॉटन एंड सेल क्लोथ एज अ चीपली एज पॉसिबल, बहुत सस्ते रेट पर. सून देयर वर नो नीड फॉर द कंपनी टू बाय द इंडियन गुड्स बाय इंपोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन. सून ही क्या हुआ, देर वॉज नो नीड फॉर द कंपनी, कंपनी के लिए कोई नीड नहीं थी कि बाय करे इंडियन गुड्स बाय इंपोर्ट करके गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन से. राइट? एंड द रेवेन्यू ऑफ द बंगाल मेड दैम रिच इनफ टू डू, और जो रेवेन्यू था बंगाल के लिए, बंगाल का, उनके लिए मेड दैम, उनको बहुत रिच बना दिया, इनफ टू डू सो, ये सब चीज़ें करने में. दिस हैड अ ड्रेडफुल इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी ऑफ बंगाल, इसका बहुत ज़्यादा ड्रेडफुल इफेक्ट पड़ा था, मीन्स बहुत बुरा बैड इफेक्ट पड़ा था इकोनॉमी ऑफ बंगाल के ऊपर, बंगाल की इकोनॉमी के ऊपर. राइट? प्रोडक्शन डिक्लाइंड एज आर्टिशन फ्लेड फ्रॉम देयर विलेजेस टू एस्केप द कंपनी ऑफिशियल, फोर्सिंग देम टू सेल एट अ चीप प्राइसेस. जो प्रोडक्शन डिक्लाइंड हो गई थी, क्यों? क्योंकि आर्टिशन को फ्लेड किया गया था, आर्टिशन को फोर्स किया गया था, फ्लेड फ्रॉम देयर विलेज टू एस्केप द कंपनीज ऑफिशियल, और फोर्स किया गया था कि सेल करे एक चीप प्राइस पर, सस्ते रेट पर. तो मोर एवर अ डिजास्टरस फेमाइन विच अकर्ड इन बंगाल इन 1770. मोर ओवर, फिर इससे ज़्यादा क्या हुआ, एक डिजास्टर फेमाइन आया बंगाल के अंदर इन 1770 में. एंड वाइप्ड आउट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन एंड किलिंग, जिसके कारण से क्या हुआ, 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन किलिंग, 10 मिलियन पीपल को, मतलब मर गए उस फेमाइन में, डिजास्टरस फेमाइन में. द परमानेंट सेटलमेंट, द इकोनॉमी वॉज इन रून्स, इकोनॉमी बहुत रून्स में आ गई थी, और मोस्ट कंपनी के जो ऑफिशियल थे उनको फील हुआ था कि इन्वेस्टमेंट करी जाए लैंड के अंदर,
दैट हैड टू बी इनकरेज, मतलब लोग इन्वेस्टमेंट करें लैंड के अंदर ज़मीन खरीदने में, राइट. इट वॉज द स्टेज दैट आइडिया ऑफ, उनके दिमाग में ये वो वाली स्टेज थी जो उनके दिमाग में आइडिया आया था कि फिक्स कर दे लैंड रेवेन्यू इन परपेचुटी इमर्ज्ड. एंड फाइनली आफ्टर द प्रोलॉन्ग डिस्कशन, बहुत सारा प्रोलॉन्ग डिस्कशन हुआ, एंड देन द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस हुआ बंगाल के अंदर एंड बिहार में. किसने इंट्रोड्यूस किया था परमानेंट सेटलमेंट? बिहार एंड बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इन 1793 में. एंड इट हैड टू फीचर्स, उसके दो फीचर थे परमानेंट सेटलमेंट के. फर्स्ट, जमींदार जो थे, जमींदार, राजास, तालुकदार्स एंड रेवेन्यू कलेक्टर्स, उनको कन्वर्ट कर दिया गया था इनटू मेनी लैंडलॉर्ड्स में, राइट. जमींदार वर नॉट ओनली, जमींदार खाली एक्ट नहीं करता था एज अ एजेंट की तरह गवर्नमेंट के इन कलेक्टिंग द रेवेन्यू फ्रॉम द रॉयट्स. रॉयट्स कौन होते हैं? कल्टिवेटर्स को बोला जाता है, राइट. दे वर ऑल्सो बिकम द ऑनर, उनको ऑनर भी बना दिया गया था साथ में एंटायर लैंड के, एंटायर लैंड का इन जमींदारीज में, राइट. जो उनका राइट था ना, वो द राइट ऑफ ऑनरशिप जो था, उनका ज़मीन का मालिक बना दिया गया था, ऑनर बना दिया गया था, वो क्या था? हेरिडेटरी था और ट्रांसफरेबल था. मीन्स उनके बच्चों के पास वो राइट उनके बाद ट्रांसफर होता रहता था, हेरिडेटरी था. एंड ऑन द अदर हैंड जो कल्टिवेटर्स थे, द कल्टिवेटर्स वर रिड्यूस टू द स्टेटस ऑफ, कल्टिवेटर्स का स्टेटस और रिड्यूस कर दिया गया था एज अ मेयर टेनेंट्स की तरह, एंड वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट टू द सॉइल. The use of pasture, forest, land, irrigation, fisheries were some of their rights which were sacrificed. In fact, जो tenants थे बिहार and Bengal के were left entirely at the mercy of zamindars. Right? This was done so that the zamindari might be able to pay in time the exorbitant land revenue demand of the company. Right? सेकेंड क्या था? द जमींदार्स वर टू गिव द 10/11 ऑफ द रेंटल. जमींदारी को कितना दिया जाता था? 10/11 ऑफ द रेंटल. एंड दे डिराइव फ्रॉम द पीजेंट्री, जो उनको डिराइव होता था किससे? पीजेंट्री फार्मर्स से. टू स्टेट कीपिंग ओनली, स्टेट कितना रखता था? 1/11 ऑफ फॉर दमसेल्फ. But the sum to be paid by them as a land revenue was fixed permanently. जो sum pay किया जाता था by them as a land revenue की तरह, वो fix कर दिया गया था permanently. If the rental of the zamindars estate increase owing the extension of the cultivation and the improvement in agriculture or his capacity to extract more from the tenants, he could keep the entire amount of increase, right. अगर रेंटल ऑफ द जमींदार स्टेट इंक्रीज कर दिया जाता था, रेंट ओइंग टू द एक्सटेंशन ऑफ कल्टीवेशन के थ्रू एंड द इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर और हिज कैपेसिटी टू एक्सट्रैक्ट द मोर फ्रॉम हिज टेनेंट, अगर उनके अंदर कैपेसिटी थी एक्सट्रैक्ट कर सके ज़्यादा फ्रॉम टेनेंट से, तो ही कुड कीप द एंटायर अमाउंट ऑफ इंक्रीज, और वो अपने पास रख सकते थे पूरा एंटायर अमाउंट जो उन्होंने इंक्रीज किया है. द स्टेट वुड नॉट मेक एनी फर्दर डिमांड अपॉन हिम, स्टेट फर्दर और कोई डिमांड नहीं करती थी, जितना फिक्स कर दिया गया था उतना ही डिमांड करती थी. एट द सेम टाइम द जमींदार हैड टू पे हिज रेवेन्यू ऑन द ड्यू डेट, उसी सेम टाइम पर ज़मींदार को पे करना पड़ता रेवेन्यू ड्यू डेट पर, जितनी ड्यू डेट उनकी आती थी उसी ड्यू डेट पर उनको पे करना पड़ता था रेवेन्यू. इवन इफ द क्रॉप हैड फेल्ड, अगर क्रॉप फेल भी हो जाती थी तब भी. अदरवाइज हिज लैंड वर टू बी सोल्ड ऑफ, नहीं तो उनका लैंड बेच दिया जाता था. न्यूमरस जमींदार वर दस सोल्ड ऑफ, और बहुत सारे जमींदारों की लैंड जमीन बेच दी गई थी. इनिशियली द फिक्स रेवेन्यू वाज मेड आर्टिबिट्रेली विद द जमींदार्स. क्या हुआ? देयरफॉर जो रेट थे रेवेन्यूज के वो फिक्स कर दिए गए वेरी हाई, बहुत ज़्यादा रेट फिक्स करे गए रेवेन्यू के. बिटवीन 1765 to 1766 एंड द 1793 में लैंड रेवेन्यू नियरली डबल कर दिया गया. जो जॉन शोर थे उन्होंने कैलकुलेट किया ग्रॉस प्रोड्यूस जो था बंगाल का, अगर टेकन एज अगर 100 लिया जाए ग्रॉस प्रोड्यूस जितना था बंगाल का, तो उसमें से 45% कौन रखता था? गवर्नमेंट क्लेम करती थी. एंड ज़मींदार को रिसीव कितना होता था? 15%. ओनली 40% रिमेन जो बचा हुआ रह जाता था वो एक्चुअल कल्टिवेटर को मिलता था, राइट. नीदर था जमींदार, ना तो जमींदार ना कल्टिवेटर और ना टेनेंट, उनका इंटरेस्ट ही नहीं था कि इम्प्रूव करे लैंड को, राइट, मीन्स क्वालिटी को इम्प्रूव करे ज़मीन की, सॉइल की. देयर वॉज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द इनकम फॉर द जमींदार्स की पॉसिबिलिटी थी इनकम
की जमींदार की, विदाउट द ट्रबल, बिना किसी ट्रबल के, बिना रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट इन लैंड के. द कल्टिवेटर्स फाउंड द अरेंजमेंट माइजरेबल. जो कल्टिवेटर्स ने फाउंड किया कि ये अरेंजमेंट बहुत माइजरेबल है. एंड द रेंट ही पेड टू द जमींदार वॉज वेरी हाई. जो रेंट वो पे करते हैं जमींदार को वो बहुत हाई है. एंड ही वॉज लिफ्ट जस्ट इनफ टू सस्टेन हिज फैमिली. और उनके पास उतना ही बचता है बस सिर्फ अपनी जीविका चलाने के लिए, सर्वाइवल ऑफ द फैमिली. बस फैमिली को सर्वाइव करने के लिए इतना ही बचता है. His land was insecure because if he failed to pay the rent, he was evicted from the plot of land he had cultivated for generations. क्या होता था? His land was insecure. उनका जो ज़मीन था वो भी insecure था. क्यों? क्योंकि अगर वो फेल हो जाते थे रेवेन्यू पे करने के लिए, रेंट जो पे करते थे वो, तो he was evicted. वो उनको ज़मीन से मतलब उनकी ज़मीन को बेच दिया जाता था, उनके राइट को इविक्टेड कर दिया जाता था जो उनका प्लॉट ऑफ लैंड था और जो जनरेशन से उनको मिलता आ रहा था. फिर उनको फील हुआ कि वो एक क्रूअल क्लचेस में आ गए. मीन्स जमींदार मनी लैंडर्स जो होते हैं उनके क्रूअल क्लचेस में आ गए, और विच ही नेवर गो आउट, और उसमें से वो गॉट आउट, मतलब वो बाहर नहीं निकल पाए. बेनिफिट्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट. क्या क्या बेनिफिट्स थे परमानेंट सेटलमेंट के? ब्रिटिश ऑफिशियल ने रियलाइज कर दिया था दैट देयर रूल वुड बी अनस्टेबल and unless they acquired the local support who could act as a buffer between them and the people of the India. So they brought into the existence a wealthy and the privileged class of zamindar that owned its existence to the British rule and who would therefore be compelled by their own basic interest to support it. Right? सेकेंड क्या था? परमानेंट सेटलमेंट गारंटेड कर दिया था उन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ इनकम की. इतनी स्टेबिलिटी थी उनकी, मतलब इनकम मिलने की उनकी स्टेबिलिटी थी. गारंटी कर दिया था इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, जो फिक्स किया था उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में. राइट. थर्ड क्या था? परमानेंट सेटलमेंट वाज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज. परमानेंट सेटलमेंट क्या था? वो एक्सपेक्टेड था कि इंक्रीज करेंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को. राइट. सिंस द लैंड रेवेन्यू वुड नॉट बी इंक्रीज, सिंस लैंड रेवेन्यू वो इंक्रीज नहीं कर सकते थे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे फिक्स था, परमानेंट था. एंड द जमींदार वुड बी इंस्पायर्ड. ज़मींदार इंस्पायर्ड हुए थे तो एक्सटेंड करे कल्टीवेशन को और इम्प्रूव करे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को, एज बिंग डन इन जैसे ब्रिटेन में थी बाय इट्स लैंडलॉर्ड्स. द परमानेंट सेटलमेंट वॉज लेटर एक्सटेंडेड टू ओडिशा, द नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास, डिस्ट्रिक्ट ऑफ वाराणसी. राइट. In parts of the central India and Awadh, the British introduced a temporary zamindari system settlement. Under this, zamindar were made the owner of the land, but the revenue they had to pay was revised periodically, not fixed in this time. Next, Malwari system settlements. By the early 19th century, the company officials were planning to change the revenue system. By the early 19th century में जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे उन्होंने प्लान कर दिया था कि चेंज करेंगे वो रेवेन्यू सिस्टम को. अ न्यू सिस्टम वाज डिवाइस्ड. एक नया सिस्टम कौन डिवाइस लाया था? होल्ट मार्केजीन. Marquezine was convinced about the importance of village in the North Indian society. जो मार्केजिन थे वो कन्विंस्ड हुए थे अबाउट द इम्पॉर्टेंस, जो इम्पॉर्टेंस थी विलेज की इन नॉर्थ इंडियन सोसाइटी में. एंड ही वांटेड टू प्रिजर्व दिस इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन. और वो चाहते थे कि प्रिजर्व करके रखे ये इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन को. राइट. ही सेंड द कलेक्टर्स. उन्होंने कलेक्टर्स को सेंड किया था डिफरेंट विलेजेस में टू टेक अ सर्वे, कि एक सर्वे लेके आए वो. डेटा रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग सर्वे लेके आए? जिस सर्वे, उस सर्वे में वो डेटा को रिकॉर्ड करे कि लैंड के साइज को एंड द टाइप किस तरह का लैंड है वहाँ पर, उनके किस तरह के कस्टम्स लोगों के हैं, किस तरह के राइट ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स वर कलेक्टेड. एंड द रेवेन्यू एस्टिमेशन वाज डन फॉर ईच विलेज. जो रेवेन्यू का एस्टिमेशन था वो डन किया गया हर विलेज के लिए. द विलेज वॉज नोन एज महल. विलेज को क्या कहा जाता था? महल. एंड हेंस दिस सिस्टम वॉज नोन एज माहलवारी सिस्टम. और तभी इस सिस्टम का नाम क्या रख दिया गया? माहलवारी सिस्टम रख दिया गया था. It was also decided to revise the revenue demand periodically. और ये भी डिसाइड किया गया था कि जो रेवेन्यू की डिमांड होगी वो periodically रिवाइज होती जाएगी. द विलेज हेडमैन वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो विलेज का हेडमैन था उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि रेवेन्यू के कलेक्शन की. राइट. द मुनरो सिस्टम. राइट. दिस सिस्टम वाज ऑल्सो नोन एज अ रटवारी सिस्टम. रटवारी सिस्टम भी कहा जाता है मुनरो सिस्टम को. इट वॉज फर्स्ट ट्राइड ऑन अ स्मॉल स्केल बाय द कैप्टन अलेक्जेंडर रीड. ये फर्स्टली ट्राई किया था एक स्मॉल स्केल पर, एक छोटे से लेवल पर. किसने ट्राई किया था? कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने. He tried at some of those area
which were taken over after the defeat of टिपू सुल्तान. उसने कहा अलेक्जेंडर रेड ने कहाँ ट्राई किया था, उस उन एरियाज पर विच वर जो टेकन किया गया था आफ्टर द डिफीट ऑफ टीपू सुल्तान के डिफीट के बाद जो एरिया उन्होंने टेकन ओवर किया था उस पर ही अप्लाई किया गया रॉय टिवारी सिस्टम. दिस सिस्टम वॉज सब्सिक्वेंटली डेवलप बाय, फिर इस सिस्टम का सब्सिक्वेंटली डेवलप किसने किया, थॉमस मुनरो ने किया. द सिस्टम वॉज ग्रेजुअली इम्प्लीमेंटेड ऑल ओवर साउथ इंडिया. और फिर क्या गया, ये सिस्टम ग्रेजुअली इम्प्लीमेंटेड किया गया ऑल ओवर साउथ इंडिया पर. देयर वर नो ट्रेडिशनल जमींदार इन द साउथ. कोई भी ट्रेडिशनल जमींदार नहीं था साउथ में. Hence the settlement had to be directly made with the cultivators. जो settlement था directly made with the किससे था, cultivator से, means Royds से था settlement जो था. The Royds had been tilling the land for generation. और जो Royds थे वो ही tilling कर रहे थे land को generation to generation. Their field were carefully surveyed. उनकी fields को carefully survey किया गया to make the revenue assessment, ताकि वो revenue का assessment कर सके. नाउ प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेसिव रेवेन्यू डिमांड. क्या क्या प्रॉब्लम थी एक्सेसिव रेवेन्यू डिमांड की. द रेवेन्यू ऑफिशियल्स वांटेड टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम लैंड. जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स थे वो चाहते थे कि इंक्रीज करे इनकम फ्रॉम लैंड से. हैंस दे फिक्स वेरी हाई रेवेन्यू डिमांड. और फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा वेरी हाई रेवेन्यू डिमांड उन्होंने फिक्स कर दिया. पीजन बट नॉट एबल टू पे. पीजन जो फार्मर्स थे वो एबल नहीं थे पे करने के लिए रेवेन्यू को, क्योंकि वो बहुत हाई था. रॉयट्स फेल्ड. कल्टिवेटर्स से जो उन्होंने फ्लड कर दिया कंट्री साइड को. एंड द विलेजेस बिकेम द डिजर्टेड एंड मेनी रीजन्स. Crops for Europe. By the late 18th century, the company was also trying to expand the cultivation of opium and indigo. लेट 18th सेंचुरी में कंपनी इस चीज़ में भी ट्राइंग में थी कि एक्सपेंड कर अपना कल्टीवेशन ओपियम में और एंड इंडिगो में. इन सब्सिक्वेंट 150 ईयर्स में, सब्सिक्वेंट में लगातार 150 ईयर्स में ब्रिटिश ऑल्सो परसुएडेड और फोर्स द कल्टिवेटर टू प्रोड्यूस देयर क्रॉप्स लाइक द जूट, टी, शुगर केन, कॉटन, वीट एंड राइस टू बी सप्लाई टू यूरोप. इन सब्सिक्वेंट 150 ईयर्स में क्या हुआ, ब्रिटिश ने परसुएड और रिक्वेस्ट और फोर्स भी किया कल्टिवेटर्स को कि वो प्रोड्यूस करे अदर क्रॉप्स भी लाइक द जूट, टी, शुगर केन, कॉटन, वीट एंड राइस एंड दैट टू बी सप्लाइड टू द यूरोप. Okay, fine. So students, you can revise till this topic, right? And if you have any query, you can consult to me, and the rest of the part of the chapter I will discuss with you in coming videos. Thank you and have a nice day.